नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव शर्मा आप लोगों के बीच में हाजिर हूं एक नई जानकारी के साथ। जैसा कि हमने पिछली क्लास में वादा किया था, आपको एक राज्य विशेष के बारे में बताया था और उचित जानकारी देने का प्रयास किया था, जो विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी के एग्ज़ाम को दृष्टि में रखते हुए, एग्ज़ाम को देखते हुए एक बेहतर जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराने का मैंने प्रयास किया था। आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया राज्य लेकर हाजिर हूँ और उससे जुड़ी हुई जानकारी, चाहे वो उसकी किसी भी प्रकार की जानकारी हो, ज्योग्राफिकल हो, हिस्ट्री हो या उसकी प्रशासनिक जानकारी हो, उससे जुड़ी हुई जानकारी को मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र राज्य के बारे में कि महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी हुई क्या विशेष जानकारी होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर नोट किया है महाराष्ट्र राज्य। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो अगर स्थापना आपसे पूछी जाए तो आपको बतानी है 1 नवंबर 1960 में। तो महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1960। लाइट सही है? सही आ रही है? चलिए, 1 नवंबर 1960 में। अब हाई कोर्ट की हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट की स्थापना 1960 में की गई थी। और अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो आपको बताना है वर्तमान में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो बोलो, गवर्नर वर्तमान में कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सीएम कौन है तो आपको बताना है एकनाथ शिंदे। तो ये इसकी प्रशासनिक जानकारी है। सही है? ठीक है, आप देखते रहिएगा। इतनी बेहतरीन जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाएगी कि आपको बहुत सारी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही जगह से, एक ही क्लास से महाराष्ट्र के बारे में विशेष जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। अब हम बात करते हैं कि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है। तो आपको बतानी है 19। आपसे पूछी जाएगी लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको बतानी है 48। और आपसे पूछी जाएगी, क्योंकि इसमें द्विसदनीय व्यवस्था है, तो इसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। आप कंफ्यूज मत होना। RS मतलब राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा की सीटों की संख्या है इसमें 288 और विधान परिषद की सीटों की संख्या है इसमें 78। इस तरीके से इसमें द्विसदनीय व्यवस्था हो जाती है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जो वर्तमान में एक्टिव हैं। अब हम बात करते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा आप लोगों से कि इसकी भाषा कौन सी है। तो आपको भाषा बतानी है इसकी मराठी। तो बोलो, कौन सी भाषा है? मराठी भाषा है। और इसके बारे में एक विशेष जानकारी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक ऊंची चोटी है, एक पर्वत चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी, और उसका नाम है कालसुबोई। कालसुबोई। तो कालसुबोई सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो आपको बताना है कालसुबोई। अब हम लोग यहां पर आ जाते हैं और ध्यानपूर्वक सुनना यहां से, ठीक है। अब मैं यहां पर बताऊंगा कि यहीं पर पड़ती हैं अजंता एलोरा की गुफाएं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पर पड़ती हैं, जो पिछले पैट के एग्जाम में पूछा गया था कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहां पड़ती हैं, तो आपको बताना है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ती हैं। और इन गुफाओं की संख्या आपसे अगर पूछा जाए तो 17 गुफाएं हिंदू हैं और 12 गुफाएं उसमें जैन समुदाय से आती हैं, और उसमें 5 गुफाएं जो हैं वो 12 गुफाएं बौद्ध समुदाय की हैं और उसमें 5 गुफाएं जैन समुदाय की हैं। इस तरीके से टोटल गुफाओं की संख्या हो जाती है। अजंता एलोरा की गुफाएं अगर आपसे पूछा जाए तो बनाई थी राष्ट्रकूटों के द्वारा, इनका निर्माण किया गया था। यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। आगे मैं बात करता हूं कि यहीं पर है गेटवे ऑफ इंडिया। कौन सा? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की अगर बात करें तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी जॉर्ज भारत में आई थी,
या मैरी कह लीजिए केवल, वैसे जॉर्ज भी लगाते हैं नाम के पीछे, तो उन्हीं के आने के खुशी में जब उन्होंने दिल्ली को राजधानी घोषित किया था, तो तभी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया उनके भारत में आने के आगमन की खुशी में, जो कहां पर है, जो महाराष्ट्र में है। और इसी से कुछ दूर पर पड़ती हैं एलिफेंटा की गुफाएं, और एलिफेंटा की गुफाएं भी कहां पर हैं, ये भी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में पड़ती हैं। अब हम आगे बात करते हैं इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी की। तो आपको बताना है कि जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। जल विद्युत परियोजनाएं, तो जल विद्युत परियोजना आपको सबसे पहली बतानी है कोयना परियोजना, जो कोयना नदी पर बनी हुई है और सबसे बड़ी है महाराष्ट्र की। और दूसरी बतानी है बैतरनी। कौन सी बतानी है? बैतरनी परियोजना। तो दो परियोजनाएं हैं जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं जो महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं, त्योहार, तो आपको त्योहार बताने हैं। एक तो बताना है गणेश उत्सव, और गणेश उत्सव को कौन नहीं जानता है, वर्तमान में चल रहा है मुंबई के अंदर गणेश उत्सव। और दूसरा है गुड़ी पाड़वा। ये सबसे ज़्यादा प्रमुख त्योहार हैं जो महाराष्ट्र के अंदर मनाए जाते हैं। भाषा मराठी है। गुड़ी पाड़वा अपने आप में एक बहुत पॉपुलर त्योहार है जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और गणेश उत्सव अपने आप में बहुत बड़ा है। महाउत्सव कहते हैं इसको, गणेश महाउत्सव, जिसकी शुरुआत आप सभी जानते हैं महाउत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, महाउत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी 1895 में। अब मैं आप लोगों के सामने बात करता हूं कि इसके प्रमुख नृत्य कौन से हैं। तो प्रमुख नृत्य हैं डिंडी, डिंडी, कोली, लावणी, लावणी और धनगड़ी गाचा। धनगड़ी गाचा, ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। डिंडी, कोली, लावणी, धनगड़ी, गाचा, तो ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो कहाँ के हैं, जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। मराठी भाषा हो गई, ऊंची पर्वत श्रृंखला हो गई। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा, त्योहार हो गया, अजंता एलोरा की गुफाएं हो गई, गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई। अब आप लोगों को बताएंगे कि इसमें पढ़ने वाले प्रमुख नेशनल त्योहार, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो नेशनल पार्क यहां पर लिख लीजिएगा, नेशनल पार्क। तो सबसे पहले आपको बताना है संजय गांधी नेशनल पार्क, उसके बाद बताना है तंडोबा नेशनल पार्क, उसके बाद बताना है नवे गांव नेशनल पार्क, नवे गांव नेशनल पार्क, और तंडोबा हो गया, नेशनल पार्क हो गया, नवे गांव हो गया, और नागझीरा चंदोली, नागझीरा, नागझीरा और चंदोली, ये नेशनल पार्क हैं जो किसके अंदर आते हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, तो आपको टाइगर रिजर्व बताने हैं। एक तो बताना है संजय गांधी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी टाइगर रिजर्व। एक बताना है तंडोबा, तंडोबा टाइगर रिजर्व। एक बताना है मेलघाट, मेलघाट। संजय गांधी को यहां पर कैंसिल कर दीजिए, यहां पर लिखना है आपको बोर टाइगर रिजर्व, बोर TR। उसके बाद लिखना है पैंच TR, उसके बाद TR टाइगर रिजर्व, ठीक है। मेलघाट हो गया, नागझीरा हो गया। तो ये कुछ प्रमुख हैं जो टाइगर रिजर्व की संख्या में आते हैं। महाराष्ट्र के अंदर नेशनल पार्क, महाराष्ट्र के अंदर टाइगर रिजर्व। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री एवं अन्य जगहों से हम लोग पढ़ते हैं, एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही क्लास में आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों तक पहुंचानी है इससे संबंधित, ठीक है। और हाँ, सबसे मेन चीज़ है इसकी एक विशेषता। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, एक विशेष बात लिख देता हूं, विशेषता। तो विशेषता में आप लोगों को सबसे पहले लिखना है लोनार झील। तो लोनार झील को कहते हैं क्रेटर झील, और ये क्रेटर झील एकमात्र ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील है। तो आप मुझे बताएंगे कि एकमात्र ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित झील भारत के किस राज्य में पड़ती है। आप बताएंगे कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है, और उसका नाम क्या है, क्रेटर झील या फिर
लोनार झील। अब दूसरा आपको बताना है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पड़ता है भारत के महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ठीक है, और अब आपको बताना है अगली लाइन में मुझे छत्रपति शिवाजी के जो मुंबई है, मुंबई ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो बताओ सबसे बड़ा बंदरगाह भारत का कौन सा है? और भारत के अंदर महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र का पठार, जो पश्चिमी घाट को छोड़कर, यानी कि पश्चिमी घाट के कोंकण तट को छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं और सबसे प्रमुख है महाराष्ट्र के त्र्यंबक नासिक जिले के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है, कौन सी नदी? गोदावरी। और यहां पर मैं लिख देता हूं गोदावरी नदी। तो बोलो गोदावरी नदी भारत के किस राज्य से, गोदावरी नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? 1465 इसकी लंबाई है टोटल, और इसके किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। आपसे पूछा जाता है कि नासिक शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बताना है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये त्र्यंबक एक जगह पड़ती है, वहीं पर वहाँ से निकलती है। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है और नासिक इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए महाराष्ट्र का प्रथम स्थान किन किन चीज़ों में है, तो आपको बताना है प्याज में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। और महाराष्ट्र के अंदर आम भी बहुत अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि चीनी उत्पादन में पिछले 5 से 6 सालों के बाद महाराष्ट्र फिर से प्रथम स्थान पर आ गया है और उत्तर प्रदेश को सेकंड स्थान पर कर दिया है। लेकिन ये जानकारी अभी प्रमाणित नहीं है क्योंकि अभी किताबों में नहीं आई है, इसलिए इसको अभी लिखवाना यहाँ पर ठीक नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का इस बार प्रथम स्थान आने की संपूर्ण संभावनाएं हैं, जो पिछले लगभग 5 से 6 सालों के बाद दोबारा से आएगा, वरना लगातार उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर चल रहा था। उत्पादन में प्याज ये सबसे मेन चीज है, और नृत्य हो गए, नेशनल पार्क हो गया, टाइगर रिजर्व हो गया, एलिफेंटा की गुफाएं हो गई, गेटवे ऑफ इंडिया जो 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी जॉर्ज जो ब्रिटिश के महाराज थे भारत में आए थे, उन्हीं की खुशी में इसको बनाने की आधारशिला रखी गई थी। अजंता एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी, जिनके अंदर अगर बात करें 17 हिंदू हैं, 12 बौद्ध हैं और 5 जो हैं वो जैन गुफाएं हैं। ये इसकी प्रशासनिक जानकारी हो गई। ऊंची पर्वत चोटी हो गई, कालसुबोई भाषा मराठी हो गई, लोनार झील, क्रेटर झील एकमात्र झील जो ज्वालामुखी से निर्मित है, जल विद्युत परियोजना कोयना और बैतरणी परियोजना है। गणेश महोत्सव और गुड़ी पाड़वा इसमें मनाया जाता है। त्र्यंबक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक, जो 1465 किलोमीटर की नदी है, महाराष्ट्र से निकलती है। और ऐसी कोई अगर छोटी जानकारी या कोई भी जानकारी अगर बची हुई है तो उसको भी मैं अन्य किसी क्लास में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसी तरह की जानकारी को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा ताकि हर एक परीक्षा में वो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सके। और अभी हाल ही में आने वाले कुछ ही दिनों में आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं 75 सभी जिलों से संबंधित उनका इतिहास, उनका भूगोल और उनके बारे में बेसिक जानकारी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगी, प्रत्येक जिले की जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी साबित होगी। तो खुश रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।